वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये वीडियो 12th फिजिक्स वाले बच्चों के लिए है जो कि इनका वाइवा होगा कल 28 जनवरी को। ये कुछ क्वेश्चंस है मैंने पीडीएफ फाइल भी भेजी हुई है और पीडीएफ फाइल का मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करना चाह रहा हूँ इधर, और क्वेश्चनों को आप देख लेना। वैसे पीडीएफ फाइल भेज दूंगा मैं, और नहीं होगी तो जिनके पास, और अभी ये वीडियो उस पीडीएफ का एक्सप्लेनेशन है। देखो जो वाइवा के क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, व्हाट इज द कूलाम्स लॉ। कूलाम्स लॉ तो आपको पता होगा क्या होता है कूलाम्स लॉ। कूलाम्स लॉ डिस्क्राइब द force between two charges object. The force depends on the magnitude of the charges and the distance between them. It can be either attractive or repulsive depending on whether the charge are opposite or like. अब देखो ये कूलाम्स लॉ क्या कहता है कि दो चार्ज हैं Q1 और Q2, इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, उनका मल्टीप्लीकेशन अपॉन डी स्क्वायर। ठीक है, ये इस पर डिपेंड करता है फोर्स। और ये आपके फोर्स जो होता है अट्रैक्शन भी हो सकता है, अट्रैक्टिव हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। अब कब अट्रैक्टिव होगा और कब रिपल्सिव होगा, जब ये दोनों चार्ज लाइक होंगे, लाइक चार्ज होंगे। लाइक चार्ज मीन्स पॉजिटिव पॉजिटिव, और तब तो रिपल्सिव होगा इनके बीच में। ओके, और जब जब अलाइक होंगे, दैट इज एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव होगा, तब अट्रैक्टिव फोर्स होंगे। सिंपल सी चीज है। अपोजिट डायरेक्शन के होंगे अट्रैक्ट करेंगे और सेम डायरेक्शन से रिपल करेंगे। नेगेटिव नेगेटिव रिपल्स करेंगे और पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्स करेंगे। जब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज होगा तो अट्रैक्टिव, दैट मीन्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैन बी रिपल्सिव कैन बी अट्रैक्टिव। जब, और कूलम्ब्स लॉ यही कहता है, इसमें हमने जो पढ़े, कूलम्ब्स लॉ डिस्क्राइब द फोर्स बिटवीन टू चार्जेड ऑब्जेक्ट। द फोर्स डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड, उनके मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करता है फोर्स, और वो और एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। जो फॉर्मूला मैंने अभी बताया है Q1 और Q2 के मैग्नीट्यूड पर और उनके बीच की डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। और किस फॉर्मूला क्या रहेगा, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 अपॉन डी स्क्वायर। एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाने के बाद में क्या लग जाएगा, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन डी स्क्वायर। ओके, इसकी वैल्यू आपको पता होगी। और सेकंड क्वेश्चन है आपका, डिफाइन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ कैसे डिफाइन करते हैं आप। द फोकल लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन द लेंस। चलो मैं इसे समझा देता हूं, रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। अब देखो, जैसे कि हमने मिरर की बात करें, मिरर और कॉनकेव, ये क्या है कॉनकेव मिरर, इधर पॉलिश कर दी। अब देखो इसको कंप्लीट कंप्लीट सर्किल बनाएंगे, एक सर्किल ही बना देते हैं। लेके देख लेता हूं मैं। ओके, वैसे ये है, ठीक है ना। अब इस शेप में से हम थोड़ा सा इरेज कर देते हैं पार्ट, ये वाला। तो अब देखो ये जो बना हुआ पार्ट है, ये आपका इधर पॉलिश पार्ट पार्ट कर दिया हमने, इधर से क्या है पॉलिश कर दी, तो ये मिरर बन जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको कंप्लीट कर्व करने के लिए पूरा सर्किल बनाना पड़ेगा। जो सेंटर होगा उसे बोलते हैं हम, जिस सेंटर से सर्किल बना हुआ है उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, इस कर्व का सेंटर जो होता है उसे सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। दैट इज, जो रेडियस होती है सर्किल की वो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। ठीक है, इसमें यही क्वेश्चन में पूछ रहा कि व्हाट इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। और जो फोकल लेंथ होती है वो क्या होती है, द फोकल लेंथ एंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। द फोकल लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन द लेंस और मिरर। हम लेंस की बात करेंगे तो लेंस में भी यही चीज होता है। लेंस क्या होता है, लेंस लेंस में यही होता है तुम्हारा इस तरीके से कॉनकेव
लेंस, दोनों तरफ से इसमें जो रे आती है वो पार चली जाती है, दैट मीन्स, और लेकिन मिरर में रिफ्लेक्ट होती है और लेंस में रिफ्रैक्ट होती है, रिफ्रैक्ट, यहाँ पर रिफ्लेक्ट होती है लाइट। ओके, तो ये तो हो गया तुम्हारा। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, जो रेडियस कर्व जिस, जो लेंस या तुम्हारा मिरर जो जिस उससे बना हुआ है सर्किल से, वो क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, उस कर्व की रेडियस क्या होती है, उस सर्किल की रेडियस को ही रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। द फोकल लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन द लेंस और मिरर, मिरर और लेंस की दोनों की बात है, एंड इट्स फोकस वेयर द लाइट रेट मीट rays meet after reflection or refraction. The radius of curvature is the distance from the center, और ये कहां से कहां तक डिस्टेंस होती है, जो जो ये डिस्टेंस होती है, ये जो डिस्टेंस होती है ये कहां से कहां तक होती है डिस्टेंस, ये मिरर से सेंटर की डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर, दैट मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर से सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस उसके मिरर तक की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, और द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कर्व, जिससे मिरर बना हुआ है, लेंस बना हुआ है जिस कर्व से, उसके सेंटर से डिस्टेंस कहां तक होती है, उस लेंस की या उस मिरर की। द रिप्रेजेंटिंग द रेडियस ऑफ द स्फीयर, जो उस स्फीयर को रिप्रेजेंट करता है, एंड विच द लेंस और मिरर इज ए पार्ट। और ये जो मिरर होता है ना, वो एक किसका पार्ट होता है, स्फीयर का पार्ट होता है, स्फीयर टाइप का। ठीक है, अब फोकल लेंथ क्या होती है, जहां पर फोकल लेंथ होती है जहां पर रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन मीट करती है, यानी कि रेज जो करती है मीट करती है सारी रिफ्लेक्शन के बाद में। जैसे कि अब ये मिरर ले लो, इस तरीके से मिरर होगा, अब यहाँ पे तुमने कोई रे डाली, रे रिफ्लेक्ट करेगी इस तरीके से, फिर से इधर से डाली रे, वो भी रिफ्लेक्ट करेगी, जैसे कि यहाँ पे मिल गई है रे, तो ये जो जहां पर मिली है इसे क्या बोलते हैं हम, फोकस, दिस इज फोकस। दैट मीन्स अगर यही लेंस है इस तरीके का, लाइक दिस, अब देखो इसमें रिफ्लेक्शन नहीं होगा, रिफ्रैक्शन होगा, यहां से रे आई, एक यहां से रे गई, तो ये इस तरीके से मीट करेंगे, जहां पर भी मीट करेंगे रे उसे फोकस बोलेंगे। ठीक है ना, और इसमें जो रे होती हैं ये आपकी क्या होती हैं, कन्वर्ज होती हैं किसमें, ये लेंस कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस, उभरा हुआ पार्ट, और कॉनकेव लेंस में क्या होती हैं, डाइवर्ज करती हैं रे, इस तरीके से जाएंगी रे। सीधा वन इमेज बनाता हूं लाइक दिस, ये रे गई, एक रे यहां से गई, तो किस तरीके से डाइवर्ज करेंगे, ये इस तरीके से डाइवर्ज करेंगे, रे यहां पर जाएगी, ये इस तरीके से डाइवर्ज कर जाएंगे, मिलेंगे नहीं, लेकिन इनका जो पार्ट है यानी कि हम मिलती हुई नजर आएंगी, दैट मीन्स यहाँ पे इसका क्या मिलेगा, फोकस मिलेगा। ओके, तो फोकस पीछे की तरफ मिलेगा इसको, रे कहां पर मिलेगी, यहाँ पर, तो इसकी फोकस पॉइंट कहां मिलेगा, इधर पीछे की साइड पर, बैक साइड में। और क्या क्वेश्चन था, हाँ, लेंथ हो गई, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, फोकल लेंथ हो गई। ओके, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ तो आप जानते हो, V is equals to IR होता है। ओके, V stand for voltage, I for current, R is the resistance, that means जिसमें वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होता है। ओके, जितना करंट फ्लो करेगा या जितना वोल्टेज बढ़ाएंगे करंट इतना ही फ्लो करेगा, और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाने के क्या लग जाता है, रेजिस्टेंस। ओके, अब ओम्स लॉ क्या कहता है, फॉर्मूला हो गया ओम्स लॉ का, ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ स्टेट्स दैट द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर, जैसे कि कंडक्टर है इसमें करंट फ्लो कर रहा है आई, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लो थ्रू
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज अक्रॉस इट। ओके, इट प्रोवाइडेड टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, पर इसमें टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट, कांस्टेंट होना चाहिए टेम्परेचर। इन सिंपल टर्म्स इफ द वोल्टेज इंक्रीजेज, सिंपल टर्म्स वोल्टेज इंक्रीज करेगा तो करंट इंक्रीज करेगा, एंड इफ द वोल्टेज डिक्रीज तो करंट डिक्रीज, द करंट डिक्रीज। ओके, यूनिट ऑफ करंट आप जानते हो एम्पियर होती है, ऐसा यूनिट, और रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम्स होती है, ऐसा यूनिट, और ये रही। और पोटेंशियल, यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस मींस जो वोल्टेज होती है वही पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं उसे, उसकी यूनिट क्या होती है, वोल्ट। डिफाइन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, अब किसी चीज, किसी भी मटेरियल की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या है, कैसे डिफाइन करोगे आप। आठवां क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी रेफर्स टू ए मटेरियल्स एबिलिटी, यानी कि मटेरियल्स की इंटरनल क्वालिटी होती है कंडक्टिविटी, ठीक है, टू अलाउ, जो इसकी प्रॉपर्टी होती है जो कि करंट को अलाउ करती है टू पास, अपने थ्रू पास करने के लिए। मटेरियल विद इन हाई कंडक्टिविटी, जिसकी कंडक्टिविटी हाई होती है, लाइक कौन से हो सकता है, मेटल्स होते हैं, वो सब मेटल्स होते हैं, आयरन, मेटल्स में क्या आता है, आयरन है, गोल्ड है, सिल्वर है, एल्यूमिनियम है, सब क्या मेटल्स हैं, तो ये क्या है, इनकी हाई कंडक्टिविटी होती है क्योंकि इनमें करंट पास कर सकता है। एक ह्यूमन बॉडी भी एक हायर हाईली कंडक्टिविटी पर्सन होता है, दैट मीन्स ह्यूमन बॉडी भी करंट फ्लो कर सकता है, अगर आप करंट फ्लो आप किसी वायर को टच कर लो तो आपके थ्रू भी करंट फ्लो कर सकता है, अलाउ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी फ्लो इजीली। वायर मटेरियल्स विद लो कंडक्टिविटी लाइक रबर, अब देखो रबर में से या आपके प्लास्टिक बॉडीज में से कभी करंट फ्लो नहीं करेगा, रबर में से ना करता, ना प्लास्टिक से करता, ना लकड़ी से करता, यानी कि वुडन मटेरियल से नहीं कर सकता, मेटल से करेगा केवल केवल। ओके, पी एन जंक्शन डायोड, ए पी एन जंक्शन डायोड इज ए सेमीकंडक्टर डिवाइस फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग पी टाइप और एन टाइप। पी क्या होता है, पॉजिटिव, एन टाइप नेगेटिव मटेरियल्स, इट अलाउस करंट टू फ्लो इन ओनली वन डायरेक्शन। पी एन जंक्शन में क्या होता है, एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, ओनली वन डायरेक्शन दैट इज फॉरवर्ड बायस एंड ब्लॉक्स करंट इन द अपोजिट डायरेक्शन। पी एन जंक्शन डायोड क्या करता है, रिवर्स डायरेक्शन को क्या करेगा, अपोज करेगा, और दैट मीन्स अगर करंट एसी करंट है इस तरीके से जा रहा है, ठीक है, तो पॉजिटिव करंट को तो वो क्या करेगा, फ्लो कराएगा, आगे बढ़ाएगा, लेकिन नेगेटिव पे वो क्लोज हो जाएगा, फिर से पॉजिटिव आएगा, फिर से आगे बढ़ेगा करंट, यानी कि पॉजिटिव पॉजिटिव आपके अल्टरनेट करंट जो आएगा, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, तो पॉजिटिव करंट जब भी होगा पी इंजेक्शन पे तो पॉजिटिव करंट को तो आगे फ्लो कराएगा लेकिन नेगेटिव में रुकेगा, फिर से पॉजिटिव करंट में फिर से फ्लो कराएगा, दैट इज पी इंजेक्शन डायोड। इसमें लिख भी रहा है कि इट अलाउस करंट टू फ्लो इन ओनली वन डायरेक्शन। डिफाइन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, अकर्स व्हेन लाइट हिट्स, देखो हिट्स ए मेटल सरफेस, एक मेटल सरफेस है, मेटल सरफेस हुआ, इस पे हिट करेगा सरफेस पे एंड कॉजेज एमिशन, अब इस पे क्या हुआ, धूप रे आई, इसकी वजह से कुछ हीट गेन करेगा, इस हीट गेन करने से इमिशन यानी कि इलेक्ट्रॉन का इमिशन जो होगा, कॉजेज द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दिस हैपेंस व्हेन एनर्जी ऑफ द लाइट इज एनफ टू, अब देखो ये कब हो सकता है, जब भी इस जो मटेरियल है, जो भी मटेरियल है इसकी, इसका एक वर्क फंक्शन होता है, दैट मीन इसको इतनी एनर्जी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन इमिट करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उससे ज्यादा होनी चाहिए इस रे की, तभी ये इलेक्ट्रॉन इमिट कर सकता है। ये लिख भी रहा है इसमें, लाइट इज एनफ, दैट मीन्स उस लाइट की एनर्जी इतनी होनी चाहिए कि ओवरकम द वर्क फंक्शन, फंक्शन की एनर्जी से ऊपर चला जाए, ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉन को इमिट कराने के लिए मिनिमम कितनी एनर्जी रिक्वायर होगी, उसके वर्क फंक्शन से थोड़ी सी एनर्जी ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अकर्स व्हेन लाइट हिट्स ए मेटल सरफेस एंड कॉजेज द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इससे इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन हो जाता है, दिस हैपेंस व्हेन द एनर्जी ऑफ द लाइट, दैट मींस जो एनर्जी ऑफ द लाइट है वो उससे वर्क फंक्शन से, उस मटेरियल के वर्क फंक्शन से ऊपर होनी चाहिए। डिफाइन ए रियोस्टेट, अब रियोस्टेट क्या होता है, एक वेरिएबल रजिस्टर होता है, अभी मैं आपको इनकी फोटो दिखाऊंगा रियोस्टेट की,
जो भी अपैरेटस यूज होते हैं आपके प्रैक्टिकल में, वो सभी के फोटो दिखाऊंगा। रजिस्टर वेरिएबल रजिस्टर होता है, वो किसको कंट्रोल करता है, करंट को, किसी सर्किट में करंट को कंट्रोल करता है। और उसमें कौन सा वायर यूज होता है रियोस्टेट में, इन्हें याद रख लेना, मैंगनीन और कॉन्स्टेंटन, दो वायर है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ में क्या अंतर है। पोटेंशियल डिफरेंस तो क्या होता है, एक एनर्जी होती है रिक्वायर्ड टू मूव चार्ज, यानी कि कोई भी चार्ज या क्यू, उसको मूव कराने के लिए दूसरी जगह मूव कराने के लिए, एक पॉइंट से दूसरी जगह पॉइंट मूव कराने के लिए, देखो चार्ज मूव करते हैं तभी करंट फ्लो करता है। तो क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस एक एनर्जी होती है जो कि चार्ज को मूव कराने के लिए रिक्वायरमेंट होती है, 2 पॉइंट्स इन द सर्किट, किसी भी सर्किट में अगर तुम्हें करंट फ्लो कराना है तो आपको चार्ज को मूव कराना पड़ेगा, और चार्ज को मूव कराने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस की जरूरत पड़ेगी। तो जो क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव ए चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स इन द सर्किट। और ईएमएफ क्या होता है, ईएमएफ होता है आपका पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ये भी पोटेंशियल डिफरेंस है, परंतु इसमें करंट फ्लो नहीं करता। ईएमएफ में, ईएमएफ उस बैटरी का वोल्टेज होता है, कितना मैक्सिमम वोल्टेज हो सकता है उसमें, नो करंट इज फ्लोइंग थ्रू ए पावर सोर्स, किसी पावर सोर्स में कितना वोल्टेज डिफरेंस है। लाइक ए बैटरी में कितना पावर पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी कि ये बैटरी इस तरीके से बैटरी होती है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल होता है, तो इन दोनों के बीच में जितना डिफरेंस होता है इन दोनों टर्मिनल के बीच में, उसे ईएमएफ बोलते हैं, उस इसके पोटेंशियल डिफरेंस को ईएमएफ बोलते हैं। लेकिन जब जब हम यहाँ पे सर्किट को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे कुछ इस वायर लगा के यहाँ पे एक बल्ब जला दिया जाए और फिर यहाँ से कनेक्ट कर दिया जाए, तो जो अब यहाँ से सर्किट में अब क्या हो गया, पोटेंशियल, इस पोटेंशियल डिफरेंस को क्या बोलेंगे हम, वोल्टेज। अब एनर्जी रिक्वायरमेंट यहाँ से क्या हुई, एनर्जी रिक्वायरमेंट, जो एनर्जी रिक्वायर्ड थी, इस एनर्जी ने इस बल्ब को जला दिया, तो यहाँ से क्या हो गया, इस पोटेंशियल डिफरेंस को क्या बोलते हैं हम, यहाँ से चार्ज मूव करे तो इसे पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे केवल। और ईएमएफ, अगर हम इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं करेंगे तो इसको ईएमएफ बोलेंगे। ओके, वायर द कनेक्टिंग वायर्स थिक एंड कवर्ड विद द कॉटन। अब देखो इसकी भी मैं दिखाऊंगा फोटो। थिक वायर्स हैव लो रेजिस्टेंस। अब देखो थिक वायर के पास में लो रेजिस्टेंस क्यों होता है, एंड एंश्योर एफिशिएंट, जितना कम रेजिस्टेंस होगा उतना ही अच्छा फ्लो करेगा करंट। अब देखो करंट की फॉर्मूला क्या होता है रेजिस्टेंस का, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। किसी भी वायर में करंट फ्लो करने के लिए रेजिस्टेंस कम होना चाहिए, और रेजिस्टेंस कम होने के लिए उस वायर का एरिया कम होना चाहिए। एरिया जितना ज्यादा होगा, कम नहीं, जितना ज्यादा होगा उतना ही रेजिस्टेंस कम होगा। जैसे कि ये एक वायर है, इसके क्रॉस सेक्शन एरिया को जितना तुम बढ़ाओगे, जितना थिक होगा उतना ही अच्छा होगा, उसमें उतना ही करंट फ्लो करेगा। इससे जितना ज्यादा एरिया से डिवाइड करोगे तो रेजिस्टेंस घटता चला जाएगा, रेजिस्टेंस घटता कर चला जाएगा, दैट इज उसमें करंट जो फ्लो करेगा वो तेजी से फ्लो करेगा उसमें, ठीक है। और वायर क्या होनी चाहिए, रोएल, यानी लेंथ, कम लेंथ होनी चाहिए, जितने कम लेंथ में वायर रेजिस्टेंस आपको करंट फ्लो कर सकते हो आप, यानी कम वायर रिक्वायरमेंट से लेंथ कम रखनी चाहिए करंट को अच्छा फ्लो करने के लिए, क्योंकि अगर जितना ज्यादा वायर यूज करेंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा उसका, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है लेंथ के। और देखो इसमें क्या लिखा है कि थिक वायर्स हैव लो रेजिस्टेंस, थिक वायर के पास क्या होता है, लो रेजिस्टेंस, और एंश्योर एफिशिएंट करंट फ्लो, और इसमें करंट फ्लो एफिशिएंटली फ्लो कर जाता है। द कॉटन कवरिंग, और इसमें क्या होता है, कॉटन के थ्रू कॉटन के थ्रू कवर होता है, ये सब क्या होता है, कॉटन के थ्रू कवर होता है, और प्रिवेंट्स शॉर्ट सर्किट। और कॉटन क्या होता है, कॉटन से शॉर्ट सर्किट नहीं होते, इंसुलेटिंग द वायर्स, और इंसुलेट हो जाते हैं वायर्स। डिफाइन मीटर वेज, मैंने मीटर वेज के बहुत सारे प्रैक्टिकल कराया आपको। ए मीटर इज ए डिवाइस यूज टू मेजर एन अननोन रेजिस्टेंस। क्यों क्यों यूज किया जाता है, अननोन रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए। मीटर वेज क्यों यूज किया जाता है, अननोन रेजिस्टेंस को अननोन रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए मीटर ब्रिज का यूज करते हैं। बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, और किस पे बेस्ड है, व्हीटस्टोन ब्रिज पर। इट कंसिस्टेड लॉन्ग वायर माउंटेड ऑन द वुडन फ्रेम। इसमें एक वायर, वुडन फ्रेम में लॉन्ग वायर, एक पूरे तरीके से क्या होता है, वायर लगा रहता है। ओके, व्हाट इज सुपर कंडक्टिविटी,
सुपर कंडक्टिविटी इज ए प्रॉपर्टी ऑफ सर्टेन मटेरियल्स। सर्टेन मटेरियल यानी कि हर एक मटेरियल्स की नहीं होती, सर्टेन कुछ ही मटेरियल्स की होती है, वेयर द हैव जीरो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, जिन जिन मटेरियल्स के पास रेजिस्टेंस नहीं होता, यानी कि वो अपने आप में करंट बहुत अच्छा फ्लो कराते हैं, यानी कि जीरो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। व्हेन कूल टू वेरी लो टेम्परेचर, जब उनको बहुत लो टेम्परेचर पर क्या कर दिया जाता है, कूल कर दिया जाता है, इतना याद रखना। पोटेंशियोमीटर क्या होता है, ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस को एक्यूरेटली बताता है और कंपेयर द ईएमएफ ऑफ द डिफरेंस सेल, यानी कि सेल सेल मैंने क्या बताया था, ईएमएफ अभी पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ में क्या अंतर बताया था, यानी कि जो सेल होता है ये भी एक बैटरी होता है, बैटरी होती है, सेल भी एक बैटरी होती है। अब जैसे घड़ी के सेल हैं, आपके टॉर्च में जो सेल जलते हैं टॉर्च में, वो भी एक बैटरी है। तो उन दोनों में जो बिना जब करंट फ्लो नहीं करता तो उसको क्या बोलते हैं, ईएमएफ। तो पोटेंशियल डिफरेंस एक्यूरेटली उन दोनों के बीच में ये पोटेंशियोमीटर क्या बताता, पोटेंशियल डिफरेंस बताता, कितना पोटेंशियल डिफरेंस उन दोनों के टर्मिनल के बीच में, या आप बोल सकते हो ईएमएफ। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल देखो मैंने ये प्रैक्टिकल बहुत बच्चों को कराया, लेकिन उस समय बच्चे नहीं आए थे। अमन बच्चा आया था, अमन था, आप शोएब था। मैंने पोटेंशियोमीटर पर भी प्रैक्टिकल कराया था। प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर स्टेट्स दैट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए यूनिफॉर्म वायर, एक इस तरीके से वायर अटैच होते हैं, ये इधर से कनेक्ट होकर ऐसे वायर जाते हैं, बस से मैं आता हूँ लाइक दिस, ये वायर बहुत लंबा होता है, तो इस तरीके से सर्किट में लगा रहता है, तो घूम घूम के इस तरीके से जाता है, ठीक है ना। 100 मीटर इधर, 100 200 300 400 इस तरीके से यहाँ से कनेक्टिंग होता है, और इसमें एक तरफ करंट पास करता है, प्लस इधर से नेगेटिव टर्मिनल लगा रहता है। तो अब इनमें लगा प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर स्टेट दैट द पोटेंशियल डिफरेंस, क्या बताता है पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियल डिफरेंस बताता है अक्रॉस ए यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म वायर होता है, यूनिफॉर्म कैरिंग ए स्टडी करंट, स्टडी करंट फ्लो करता है इसमें, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर, इसमें किस लेंथ ऑफ द वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट across a uniform. The principle of potentiometer states that the potential difference that is V across a uniform wire carrying a steady current is directly proportional to the wire of the length, यानी कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, लेंथ के, जितना ज्यादा लेंथ कवर करेगा वो उतना ही वोल्टेज उसमें बढ़ता चला जाएगा। एक क्वेश्चन पूछते हैं, हाउ इज द गैल्वेनोमीटर कन्वर्टेड इनटू ए वोल्टमीटर। गैल्वेनोमीटर आपने देखा होगा, बीच में जीरो होता है, इधर रिफ्लेक्शन होता है, इधर डिफ्लेक्शन होता है, इधर जीरो होता है, इधर 3 वोल्ट और इधर 3 लिखा रहता है, इस तरीके से, ठीक है ना। अभी दिखाऊंगा, मैंने सभी की इमेज दिखाऊंगा आपको। तो अब ये इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि किसी भी गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं मीटर में, यानी कि गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कनेक्ट करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए हाई रेजिस्टेंस को, वायर को या हाईली रेजिस्टेंस कोई भी चीज को सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं गैल्वेनोमीटर। जैसे कि ये गैल्वेनोमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल है, तो ये नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है ना। अब देखो इसको सीरीज में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ से एक वायर यहाँ से ले उसका टर्मिनल, और ये रेजिस्टेंस कन्वर्ट कर दिया यहाँ से, फिर इधर आगे बढ़ा दिया, और फिर यहाँ पे क्या लगा दिया, एक वोल्टमीटर, यहाँ पे वोल्टमीटर का पॉजिटिव फिर नेगेटिव, इस तरीके से ये वोल्टमीटर लग जाएगा। यानी कि हमको सीरीज में कनेक्ट करना है गैल्वेनोमीटर को, सीरीज गैल्वेनोमीटर के और अमीटर वोल्टमीटर के बीच में क्या लगा देना हमें, एक रेजिस्टेंस। दैट मीन्स किसी भी गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर कन्वर्ट करने के लिए हाईली रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करते हैं, और अमीटर में चेंज करने के लिए गैल्वेनोमीटर को लो रेजिस्टेंस को पैरेलल में, दैट मीन्स इस तरीके से होगा, जैसे कि यही है, पॉजिटिव टर्मिनल
और नेगेटिव टर्मिनल। तो यहाँ से क्या करेंगे, इसको क्या करना है, लो रेजिस्टेंस को कनेक्टेड पैरेलल, दैट मीन्स यहाँ से एक वायर लेंगे और यहाँ से एक वायर लेंगे, इन दोनों को लेके और किससे कनेक्ट कर देंगे, एक अमीटर के पॉजिटिव से और नेगेटिव से, अमीटर पे यहाँ से, तो यहाँ पे अमीटर लग जाएगा। लेकिन किसी भी उसको लेते हैं हम रजिस्टर यहाँ पे, लेकिन साथ में क्या लगाएंगे हम, इसके रेजिस्टेंस, दैट मीन्स इसको रेजिस्टेंस से कनेक्ट करेंगे यहाँ से, पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन क्या होते हैं, इस तरीके से पैरेलल होते हैं कनेक्शन, यदि करंट आई फ्लो कर रहा है इधर उधर और इधर से आई निकल रहा है, तो यहाँ पे यदि ये रेजिस्टेंस आर है, ये रेजिस्टेंस आर है, तो पैरेलल हो जाएंगे दोनों कनेक्शन। दैट मीन्स समझाता हूँ मैं आपको इधर। अब देखो, कोई भी रेजिस्टेंस इस तरीके से क्या है, ये R1 है, ये R2 है, दैट मीन्स आई फ्लो करंट कराओ इधर, इधर भी आई निकलेगा। जब भी करंट कहीं जाके डाइवर्ट हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है, तो ये समझ लो यहाँ पर क्या है, ये जो दोनों चीज क्या है आपके, यहाँ पर I1 हो जाएगा, ये I2 हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो गया, ये दोनों चीज R1 R2 क्या है, पैरेलल। अगर करंट आपका स्प्लिट नहीं होता है, इस तरीके से चलता है फिर से, तो ये चीज क्या, कनेक्शन आपका यहाँ पर सीरीज में कनेक्शन है। यहाँ पे आई निकला और यहाँ पे स्प्लिट नहीं हो रहा करंट, बस यहाँ से ऐसे निकलते हुए जा रहा, आगे इधर आ गया करंट, यहाँ पे ऐसे से यहाँ से निकला और यहाँ से, इसमें हमेशा आई यहाँ पर था, आई यहाँ पर है, आई यहाँ पर, सब जगह आई है, लेकिन यहाँ पे इसमें इस कनेक्शन में स्प्लिट हो गया करंट। जब भी करंट स्प्लिट हो जाता है तो वो रेजिस्टेंस आपके क्या हो जाते हैं, पैरेलल। जब करंट स्प्लिट नहीं होता है तो कनेक्शन तो वो रेजिस्टेंस क्या होते हैं आपके, सीरीज में। ठीक है, अब देखो, हाउ डज टेम्परेचर अफेक्ट रेजिस्टेंस। अब देखो टेम्परेचर की वजह से रेजिस्टेंस में क्या इफेक्ट पड़ता है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। एज द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर इंक्रीजेज, यानी किसी भी कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज कराएंगे, इस रेजिस्टेंस ऑल्सो इंक्रीज, दैट मीन्स उसका रेजिस्टेंस यानी कि वो करंट को और ज्यादा रेजिस्ट करेगा और ज्यादा रोकेगा, जितना ज्यादा हाई टेम्परेचर बढ़ता हुआ चला जाएगा। दैट मीन्स कोई भी वायर में आपका, किसी भी वायर में, ये वायर है, इसमें रेजिस्टेंस ये है, बढ़ता चला जा रहा, बढ़ता चला जा रहा, बढ़ता चला जा रहा, दैट मीन्स इसमें करंट फ्लो कर रहा है 2 एम्पियर। ठीक है, आई इज इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन आर, रेजिस्टेंस पहले क्या था 10 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और वोल्टेज 20 मान लो, V इज इक्वल टू 20, आई इज इक्वल टू 20 अपॉन 10, तो 2 एम्पियर था। अब जो रेजिस्टेंस बढ़ता चला गया, रेजिस्टेंस बढ़ता हुआ चला जाएगा, तो क्या बढ़े, करंट क्या करेगा, ये चीज यानी कि दैट मीन्स ये चीज बढ़ती हुई चली जाएगी, आई इज इक्वल टू V अपॉन आर, इंक्रीज होती चली जाएगी, करंट आपका डाउन होता चला जाएगा। सिमिलरली जितनी ज्यादा पार्ट्स, जितनी ज्यादा वैल्यू से आप भाग करोगे वोल्टेज को, वोल्टेज तो सेम रहेगा, उतना ही आपका करंट क्या होगा, डाउन चला जाएगा। अब टेम्परेचर की वजह से क्या होता है, हीट जनरेट होती है, H इज इक्वल टू क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, तो H टेम्परेचर की वजह से क्या होता है, हीट बढ़ती चली जाती है, हीट बढ़ती चली जाती है, तो हीट की वजह से क्या होता है, ये जो वायर यानी कि करंट में जो वायर में करंट फ्लो करता है वो रजिस्ट होता जाता है, रुकता चला जाता है। एक टाइम ऐसा आता है कि वो जो हीट की वजह से उनमें वो तुम्हारा ब्रेक हो जाता है, सर्किट शॉर्ट सर्किट हो जाता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है आपका। ठीक है ना, तो दैट मीन्स टेम्परेचर जितना ज्यादा इंक्रीज करेंगे रेजिस्टेंस उतना ही बढ़ता हुआ चला जाएगा, बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द एटम्स इन द कंडक्टर इंटरफेयर्स विद द फ्लो ऑफ करंट। दैट मीन्स तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एटम जो होंगे वो आपस में ही टकराएंगे, इंटरफेयर करेंगे, जिससे करंट का फ्लो रुक जाएगा। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द नल पॉइंट, देखो ये क्वेश्चन किसका, द नल पॉइंट इज द वेयर द ईएमएफ ऑफ द सेल। नल पॉइंट क्या होता है, जहां पर ईएमएफ, जैसे किसी भी सर्किट का ईएमएफ क्या होता है, बिल्कुल बैलेंस्ड होता है। आपने ब्रिजस्टोन, जब हम वो करते हैं ब्रिजस्टोन वाला एक्सपेरिमेंट, तो एक पॉइंट ऐसा ढूंढते हैं जहां पर तुम्हारा गैल्वेनोमीटर क्या होता है, जीरो रीडिंग देता है, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, नल पॉइंट। नल पॉइंट वेयर द ईएमएफ ऑफ द सेल इज बैलेंस्ड, यानी कि उस सेल का ईएमएफ बिल्कुल बैलेंस हो जाए। पोटेंशियल ड्रॉप अलोंग ए स्पेसिफिक लेंथ, किसी लेंथ पे इस पोटेंशियल और ये लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर
रिजल्टिंग इन नो करंट फ्लो थ्रू द गैल्वेनोमीटर, जिससे कि गैल्वेनोमीटर में कोई भी करंट फ्लो नहीं करता है। जब गैल्वेनोमीटर की रीडिंग आपकी जीरो रहती है तो दैट मीन्स वहां पर क्या होता है, करंट फ्लो नहीं करता उस पॉइंट पर, तो उसे नल पॉइंट बोलते हैं। व्हाट इज द मीन बाय सेल इंटरनल रेजिस्टेंस? कोई भी बैटरी होती है, सेल होता है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है? द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल रेफर टू द रेजिस्टेंस, यानी कि किसी भी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है? टू करंट फ्लो विद इन सेल, विद इन द सेल इटसेल्फ, यानी कि सेल के अंदर जो भी करंट फ्लो करता है उसके इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से, कॉज बाय द इलेक्ट्रोलाइट, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोलाइट इंटरनल कंपोनेंट्स ऑफ द सेल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, तुमसे पूछेगा नहीं इतना ज्यादा। इस यानी कि आपको ये दोनों पॉइंट है ना, इनको रहने दोगे तो बेटर रहेगा। व्हाट इज द मीन बाय प्राइमरी सेल? इनको याद कर लो, प्राइमरी सेल क्या होता है, सेकंड सेल होता है। तो लास्ट क्वेश्चन है, द प्राइमरी सेल इज द टाइप ऑफ सेल दैट कैन नॉट बी रिचार्ज। प्राइमरी सेल क्या होता है? जिसको रिचार्ज नहीं किया जा सकता, रिचार्जेबल नहीं होते, रिचार्जेबल चार्ज नहीं किया जा सकता प्राइमरी सेल। दैट मीन जैसे कि टॉर्च, टॉर्च होता है, घड़ी का सेल होता है, वॉच, वॉच का सेल होता है, तो टॉर्च के सेल होते हैं। वंस इटसेल्फ केमिकल एनर्जी डिप्लीटेड, दैट मींस उनमें केमिकल एनर्जी जो होती है वो डिप्लीट कर जाती है ना, तो डिस्कार्डेड, बेकार हो जाता है वो, ठीक है ना। अब जैसे हमारे घरों में बैटरी लगी थी, इन्वर्टर वाली बैटरी, वो सेकेंडरी सेल होते हैं जिनको हम रिचार्ज कर सकते हैं। दैट मींस अभी ना याद रखना, प्राइमरी सेल कैन नॉट बी रिचार्जेबल, सेकेंडरी सेल कैन बी रिचार्जेबल, लाइक लिथियम आयन बैटरीज, लेड एसिड बैटरीज। लिथियम आयन बैटरीज आपके आई थिंक बाइकों में लगी रहती है, इसमें वो नहीं होता क्या, लिक्विड नहीं होता, लेकिन जो अपने घरों में लेड एसिड यानी कि लिक्विड वाली बैटरी होती है, वो लेड एसिड बैटरी होती है। लिथियम आयन बैटरी हमारे गाड़ियों में लगी होती है मोस्टली, और ये रिचार्जेबल होती है सभी। घरों में जो इन्वर्टर बैटरी लगे होते हैं वो भी रिचार्जेबल होती है, लेकिन जो प्राइमरी सेल होते हैं, घड़ी वाले सेल और टॉर्च वाले सेल जो पुराने समय पे आते थे, एवरी डे एवर रेडी जैसे था तुम्हारा, निप्पन का वो आता था एक सेल, वो भी, वो क्या थे, प्राइमरी सेल थे। देखो आपके इनमें से पॉइंट्स में कुछ ना कुछ पूछेगा। अब मैं आपको वो दिखाना चाह रहा हूँ जो फोटो थे, यानी कि हमने अभी जो बात करी थी। देखो ये दिख रहा आपको, ये वाला, ये इसको क्या बोलते हैं, वायर, कनेक्टिंग वायर, कनेक्टिंग वायर, ये कनेक्टिंग वायर है आपके। कनेक्टिंग वायर, अब देखो इसमें कॉटन लगी हुई है, ये रही कॉटन, ये कॉटन है। कॉटन क्यों लगी रहती है? क्योंकि शॉर्ट सर्किट ना हो, इसे कनेक्टिंग वायर बोलते हैं। अब देखो, हम हमारे पास जो आता करंट हमारे इधर घरों में, वो एसी करंट होता है। तब एसी करंट को प्रैक्टिकल करने के लिए तो डायरेक्ट एसी करंट यूज नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत 220 वोल्टेज होते हैं उसमें, और 220 वोल्टेज के आसपास, तो उनका करंट बहुत, हम उनको टच भी नहीं कर सकते। लेकिन जो बैटरी के, उसको हम एसी करंट को एक इसके थ्रू बैटरी वाले करंट में चेंज कर सकते हैं, जैसे डीसी करंट में। और डीसी करंट में वो भी, वो लो करंट, दैट इज 12 वोल्ट वाला, तो उसको हम टच भी कर लेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको हम यूं ही कर सकते हैं टच, तो हमें करंट नहीं मारते ये, तो इनको आसानी से हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। इसको एसी करंट यहाँ से, यानी कि एसी करंट लेंगे, और ये एलिमिनेटर बैटरी वाले करंट में 12 वोल्टेज, मैक्सिमम 12 वोल्टेज और 3 एम्पियर के आसपास, 3 वोल्ट एम्पियर के आसपास करंट फ्लो करेगा, और ज्यादा से ज्यादा करता नहीं है इतना, लेकिन 12 वोल्टेज तक होता है इसकी, इनकी कैपेसिटी है 3 एम्पियर। इसे बैटरी लिंक है, इसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए, फिर प्रैक्टिकल पर्पज के लिए। ये क्या आपका रेजिस्टेंस बॉक्स, 1 2 3 4 लाइक दिस। अब देखो यार, इसमें की लगी होती है, अगर ये सारी की कनेक्टेड है, लगी हुई है, तो कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। अगर हम रेजिस्टेंस को निकालते हैं यहाँ से, किसी भी रेजिस्टेंस को यहाँ से की को निकालते हैं, तब हमें इसमें मानते हैं कि इतना रेजिस्टेंस हमने निकाल, रेजिस्टेंस दिया इसको। जैसे कि हमने की एक 1 की निकाल दी, ये वाली की निकाली पहली, तो दैट मीन्स ये पहली की निकालेंगे, दैट मीन्स 1 ओम रेजिस्टेंस हमने दिया है इस सर्किट में से। 2 के निकालने के लिए दूसरे निकालने पर, जितना ज्यादा निकालेंगे उतना रेजिस्टेंस
क्रिएट हो जाएगा उसमें। तो ये रेजिस्टेंस बॉक्स है, अगर लगे रहेंगे सभी की लगे रहेंगे तो इसमें कोई रेजिस्टेंस प्रोवाइड नहीं होगा। ओके, अब देखो ये आपने क्या मीटर। अब देखो इसमें कुछ भी क्वेश्चन आपके उसमें क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपके इसमें रेंज क्या है किसी अमीटर के, आपके आपने जो प्रैक्टिकल किए उनकी रेंज क्या है। तो रेंज क्या है, जीरो से लेके यानी मिनिमम जीरो से लेके 3 एम्पियर तक है मीटर की रेंज। लेकिन इसका लीस्ट काउंट भी पूछ लेते हैं तुमसे। अब लीस्ट काउंट में देखोगे तो यहाँ से यहाँ तक देखोगे तो 0.5 है, और यानी कि 10 डिवीजन इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर शो करेगा। दैट मीन्स यहाँ तक कितने डिवीजन है, देखो 10 डिवीजन 20 और 30 40 50 60 डिवीजन। दैट मीन 60 डिवीजन 3 एम्पियर को दिखाता है, और 10 डिवीजन 0.5 एम्पियर को। अब तो लीस्ट काउंट कितना है, लीस्ट काउंट का मतलब होता है कितने काउंट कर सकता है ये एमीटर आपके एम्पियर को। अगर 10 डिवीजन 0.5 एम्पियर है तो दैट मीन्स छोटा डिवीजन कितना आ जाएगा 0.5 अपॉन 10, दैट मीन 0.05 एम्पियर को शो करता है। दैट मीन्स ये जो आपका मीटर है, जो आपका मीटर है ये वाला, जो आपका मीटर है ये आपका कितना करंट फ्लो कर सकता है। ये देखो आप जूम करो थोड़ा सा, ये देखो यहाँ तक ये कितना करंट फ्लो कर, दैट मीन यहाँ से पहला जो आपका डिवीजन है यहाँ से यहाँ तक का ये 0.05 वोल्टेज, और यहाँ तक आने में 0.5 वोल्टेज। तो लीस्ट काउंट इसका कितना निकलेगा 0.05 एम्पियर। सिमिलरली वोल्टेज होता है, वोल्टेज को दिखाता हूँ मैं आपको, ये रहा, सॉरी ये तो कैलकुलेटर है, ये रहा। वोल्टेज में भी सिमिलरली लिस्ट काउंट 0.05 वोल्टेज होता है, यानी जो हमारे पास अपैरेटस है वोल्टेज और मीटर के दोनों के सेम लिस्ट काउंट है 0.05 वोल्ट एंड 0.05 एम्पियर, दोनों के वोल्टेज वोल्टमीटर के भी और अमीटर के भी। अब गैलोमीटर ये होता है जिसमें जीरो बीच में जीरो होता है, और कहीं भी डिफ्लेक्शन होता है तो डिफ्लेक्शन चेक करने के लिए हमें उसमें ब्रिज स्टोन हीट स्टोन ब्रिज में लगाना पड़ता है ये, जहाँ पर लेंथ वायर में लगा जहाँ पर चौकी से यूज करते हैं, चौकी से चेक करते हैं कि कहाँ पर हमारा गैलोमीटर का डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। तो एक जीरो पॉइंट देखा जाता है, उसी को नल पॉइंट बोलते हैं हम। अभी जो क्वेश्चन आया था तो जीरो डिफ्लेक्शन पर नल पॉइंट मिल जाता है, जहाँ पर हमारा बैलेंस हो जाता है, जिससे हम अननोन रेजिस्टेंस निकालते हैं, जिसका अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालते हैं। और ये क्या आपके सभी कनेक्टिंग वायर्स जो कॉटन से ढके होते हैं शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए। गैलोमीटर हो गया, ये क्या माइक्रोमीटर। अब माइक्रोमीटर से क्या चेक करते हैं हम, डायमीटर ऑफ द वायर, जिससे हमें उसकी कंडक्टिविटी निकालनी पड़ती है, रो, जो अभी मैंने बताया था। दिस इज द, इससे और हमें रेजिस्टेंस पता चल जाता है, किसी उसका वायर का रेजिस्टेंस पता चल गया हमें तो उसकी कंडक्टिविटी निकालने के लिए उस वायर की, तो रो एल अपॉन ए, तो आर इजिकल टू कितना हो जाएगा आर ए अपॉन एल, लेंथ भी पता होती है हमें। अब देखो इसका यूज क्यों करते हैं हम, इसका यूज करते हैं उस वायर के डायमीटर निकालने के लिए, क्योंकि डायमीटर से ही रेडियस निकालते हैं। अब देखो ये यहाँ से यहाँ तक क्या होता है, ये आपका मेन स्केल होता है, लेकिन इस पे सर्कुलर पाथ पे इसके सर्कल में वो होता है, यानी कि मीटर से भी छोटा स्केल होता है, जिसे बोलते हैं माइक्रोमीटर स्केल। ये तो मेन स्केल हो गया मिलीमीटर वाला, और ये माइक्रोमीटर स्केल हो गया। दैट मीन्स मीटर से आगे जो चलेंगे माइक्रोमीटर में चलेंगे यहाँ पे स्केल में। तो मेन स्केल और दिस इज माइक्रोमीटर स्केल सर्कुलर में, आपने देखा होगा। तो हाँ, तो यहाँ से क्या निकालेंगे हम, कंडक्टिविटी ऑफ द वायर। यहाँ से आपका क्या निकाल लेंगे, कंडक्टिविटी ऑफ द वायर। तो रेजिस्टेंस पता चल जाता है हमें प्रैक्टिकल से, और एरिया कहाँ से निकल जाएगा, पाई आर स्क्वायर। यहाँ से हम जब इससे निकाल देंगे माइक्रोमीटर से डायमीटर निकालेंगे, तो डायमीटर के रिलेशन क्या होता है 2r, तो r इजिकल टू डी अपॉन 2। हम यहाँ से एरिया निकाल देंगे, और लेंथ हमें पता ही चल जाएगा, और रेजिस्टेंस हम प्रैक्टिकल से निकाल देंगे, तो इसकी कंडक्टिविटी इस तरीके से निकल जाएगी। ये फॉर्मूला याद रखना, कंडक्टिविटी ऑफ द वायर होती है आर इजिकल टू रो एल अपॉन ए। और कौन सा रह गया,
किलोमीटर हो गया वो, हाँ मैं इसी क्या था रियो स्टेट। रियो स्टेट ये होता है, इस तरीके से दिखता है रियो स्टेट। ये इसमें दिख रहा है आपको, ये वाइंडिंग हो रही है इसमें, वाइंडिंग, यहाँ पे वाइंडिंग हो रही है वायर की, ये देखो थोड़ा सा ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वाइंडिंग हो रही है जितना, दैट मीन्स वायर इसके आस और पास घूम रहा है, इस तरीके से घूम रहा है पूरा। ये इस जितना ज्यादा वायर लंबा लेंथ होगा उतना ही उसमें करंट क्या होता है, गिरता चला जाता है, गिरता चला जाता है, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है करंट। जितना लेंथ होगा, जितना लेंथ बढ़ता चला जाएगा क्या हो जाएगा, वोल्टेज तो बढ़ता चला जाएगा लेकिन करंट घटता चला जाता है। अब देखो ये क्या होता है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराता है, ये वेरिंग रेजिस्टेंस होता है। ये आपका क्या हो गया, रियोस्टेट, ठीक है, वेरिंग रेजिस्टेंस। ये कंट्रोल करता है करंट को कम ज्यादा करता है। जितना इसको हम राइट साइड में करेंगे तो उतना ही ये क्या करेगा, करंट कम कर देगा। ओके, तो इसे बोलते हैं रियोस्टेट, जो कि कंट्रोल करता है करंट को। आपके ऑपरेटर्स आई थिंक मैंने पूरे करा दिए ऑपरेटर्स, और बहुत सारे मैंने ऑपरेटर्स करा दिए। और बाकी आप कल आओगे तो मैं कल आपको और बता दूंगा क्या क्या चीज करना है थोड़ा सा। ओके, ओके गाइस, ये कंप्लीट हो गई आपकी वीडियो, थैंक यू।